Hello friends, this is Dr. Richa Dubey and welcome to my class E-Science कक्षा। तो स्टूडेंट्स, हमने अपने चैप्टर क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट में अपनी पहले वीडियो में क्रॉप्स के बारे में, एग्रीकल्चर, क्रॉपिंग पैटर्न के बारे में जाना था। एंड टुडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द टॉपिक प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। सो लेट्स स्टार्ट। बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। फसल को उगाने में, उसका उत्पादन करने में जो भी एक्टिविटीज़, जो भी प्रैक्टिसेस की जाती हैं, उसको हम बेसिक्स प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन कहते हैं। तो आइए जानते हैं कि वो प्रैक्टिसेस क्या क्या हैं। तो उसको जानने के लिए सबसे पहले हमें जानना होगा कि व्हाट आर एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। द एक्टिविटीज़ डन बाय द फार्मर्स फॉर गुड क्रॉप यील्ड। किसानों द्वारा वो एक्टिविटीज़, वो कार्य जो अच्छी फसल को उगाने के लिए किए जाते हैं, वो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस के अंडर आते हैं, उन्हें एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस कहा जाता है। एंड सच एक्टिविटीज़ आर प्रिपरेशन ऑफ सॉयल विच वी आर गोइंग टू टेक इन दिस वीडियो, सेलेक्शन एंड सोइंग ऑफ सीड्स, इसमें किस तरीके से बीज को बोना, उसका सिलेक्शन करना, ये चीज़ें हम जानेंगे। इरिगेशन मतलब सिंचाई, किस तरीके से हम पौधों को डिफरेंट इंटरवल्स पे वाटर की सप्लाई करें, ये हम जानेंगे। वीडिंग यानी कि निराई, जो भी अनवांटेड प्लांट्स होते हैं, अनैच्छिक प्राकृतिक प्लांट्स जो क्रॉप्स के साथ, फसल के साथ उगाते हैं, उनको हटाने की प्रक्रिया वीडिंग कहलाती है। फिर आता है क्रॉप प्रोटेक्शन। जब पौधों की ग्रोथ बढ़ती है, फसल की जब ग्रोथ बढ़ती है, तो उनका प्रोटेक्शन करना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो वो चीज़ें हम क्रॉप प्रोटेक्शन टॉपिक में जानेंगे। हार्वेस्टिंग प्रोसेस में हम जानेंगे कि किस तरीके से जब फसल पक के तैयार हो जाती है तो उसको कैसे काटना है, कैसे उसको इकट्ठा करना है और कैसे उसमें से अनाज निकालना है। फिर हमारा लास्ट में स्टेप आता है स्टोरेज में जो भी हमने अनाज को इकट्ठा किया है, उसका भंडारण किस तरीके से किया जाए। स्टोरेज यानी कि भंडारण किस तरीके से किया जाए, क्योंकि हमारी रबी क्रॉप्स, खरीफ क्रॉप्स, जो भी क्रॉप्स होती हैं वो हर सीज़न में अवेलेबल नहीं होती हैं। तो उनको लार्ज स्केल पे किस तरीके से स्टोर किया जाए जो थ्रू आउट द ईयर दे कैन बी अवेलेबल फॉर अस। तो आइए अब हम जानते हैं एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स। मशीन्स एंड टूल्स यूज्ड फॉर सच प्रैक्टिसेस नोन एज एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स। वो मशीन और उपकरण जो हमारे एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस के लिए काम आते हैं, उपयोग में आते हैं, उनको हम एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स कहते हैं। हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कि हमारा सिकल, हम उसको हंसिया भी कहते हैं। खुरपी, आम भाषा में उसे खुरपा भी कहा जाता है। हो यानी कि फावड़ा, प्लो यानी कि कुदाल। और भी बहुत सारे एग्रीकल्चरल उपकरण हैं, कृषि के उपकरण हैं, जैसे कि एक्स, जिसे हम कुल्हाड़ी भी कहते हैं, ट्रॉवेल यानी कि करनी। तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं जो हमारे एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स के हैं और टूल्स हैं जो कि हमारे कृषि में काम आते हैं। अब हमारा आता है प्रिपरेशन ऑफ सॉयल। दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप बिफोर सोइंग द सीड्स। ये सबसे पहली प्रक्रिया है, सबसे पहला स्टेप है बीज बोने से पहले का। और इसमें 3 स्टेप्स आर इन्वॉल्व। इसमें 3 स्टेप्स हैं जिसको हम जानेंगे कि प्रिपरेशन ऑफ सॉयल में हम क्या क्या करते हैं। सो नंबर 1 इज़ प्लॉइंग। प्लॉइंग मीन्स जुताई। सो इट इज़ द लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉयल इज़ नोन एज टिलिंग और प्लॉइंग। जुताई बेसिकली, प्लोइंग हम उसको कहते हैं जिसमें कि हम मिट्टी को ढीला करते हैं, उसकी उलट पलट करते हैं, और इस प्रक्रिया को हम प्लोइंग कहते हैं, जुताई करना कहते हैं। और इसको हम टिलिंग भी कहते हैं। एंड इट इज़ डन बाय प्लो यानी कि कुदाल, हो यानी कि फावड़ा, एंड कल्टिवेटर मशीन्स। सो दीज आर द टूल्स, एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स विच आर यूज्ड इन प्लोइंग प्रोसेस। इसके हम लाभ जानेंगे। पहला है एरेशन टू द सॉयल। जुताई करने से हमको क्या लाभ मिलता है? इससे हमको ये लाभ मिलता है कि जब हमारी मिट्टी ढीली हो जाती है तो वो सॉयल पोर्स बन जाते हैं, और सॉयल पोर्स में आराम से गैसियस एक्सचेंज यानी कि गैसों का आदान प्रदान आसानी से हो सकता है। और जो रूट्स होते हैं, जब वो मिट्टी ढीली हो जाती है तो रूट्स जो होते हैं वो आसानी से मिट्टी के अंदर जा सकते हैं और वो उसमें आसानी से ब्रीथ कर सकते हैं, क्योंकि उसमें पोर्स बन जाते हैं। तो इससे ये फ़ायदा है कि ये एरेशन टू द सॉयल का और रूट्स का, दोनों के एरेशन में हेल्प करता है। दूसरा हमारा आता है रूट्स कैन ग्रो डीप इनटू द सॉयल। जुताई के माध्यम से या प्लोइंग प्रोसेस के माध्यम से जो रूट्स होते हैं, पौधों की जड़ें होती हैं, वो भी बहुत
आसानी से अंदर तक सॉइल के चली जाती हैं, जिससे कि उनका गुड ग्रोथ होता है। वीडिंग इज़ ईजियर, जो निराई होती है वो बहुत ही आसानी से हो सकती है। गुड ग्रोथ ऑफ अर्थवॉर्म्स एंड माइक्रोब्स, और जो हमारे अर्थवॉर्म्स हैं, माइक्रोब्स हैं, विच आर ऑल्सो नोन एज नेचुरल डिकम्पोजर्स, जिन्हें कि हम अपघटक भी कहते हैं, नेचुरल अपघटक हैं, वो भी आसानी से उनका ग्रोथ होता है। और उससे क्या होता है कि दे आर हेल्पफुल टू ऐड ह्यूमस इन द सॉइल, वो खाद बनाने में बहुत ही सहायता करते हैं हमारी। तो इससे अर्थवॉर्म और माइक्रोब्स की गुड ग्रोथ होती है और हमको उसके बदले हमको बहुत अच्छी खाद भी मिलती है सॉइल में, जो कि फसल के लिए बहुत ही अच्छे ग्रोथ के लिए बहुत ही उपयोगी है। ईजी टू अप्लाई फर्टिलाइजर्स, जब हम प्लोइंग करते हैं तो फार्मर्स के लिए, किसानों के लिए बहुत आसान हो जाता है कि उसमें वो उर्वरक खाद को आसानी से डाल सकें। नेक्स्ट इज ब्रिंग्स न्यूट्रिएंट ऑन द टॉप सॉइल फॉर गुड ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। प्लोइंग प्रोसेस या जुताई से ये भी फ़ायदे मिलता है कि जो भी हमारे न्यूट्रिएंट रिच सॉइल होता है वो जुताई के हेल्प से, प्लोइंग प्रोसेस के हेल्प से ऊपर आ जाते हैं, टॉप पे आ जाते हैं, और वो उससे जो हमारी प्लांट की क्रॉप की ग्रोथ है वो बहुत ही अच्छी होने लग जाती है। यहाँ देखिए जो टूल्स प्लोइंग प्रोसेस के लिए यूज़ होते हैं, पहला है प्लो यानी कि कुदाल, हो यानी कि फावड़ा, कल्टीवेटर यानी कि कल्टीवेटर मशीन, ये हम देख रहे हैं जो हम ट्रैक्टर में लगाते हैं और इससे प्लोइंग प्रोसेस में हेल्प मिलती है, जुताई करने में हेल्प मिलती है। अब हमारा दूसरा प्रोसेस आता है लेवलिंग, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल टॉपिक पे हमने पहला प्रोसेस पढ़ा प्लोइंग का, दूसरा है हमारा लेवलिंग। सो प्रोसेस ऑफ मेकिंग द सरफेस ऑफ सॉइल यूनिफॉर्म और प्लेन। लेवलिंग वो प्रोसेस है, वो प्रक्रिया है जिसमें हम सॉइल की जो सरफेस होती है उसको प्लेन करते हैं, एक लेवल में ले आते हैं, और आप कह सकते हैं यूनिफॉर्म लेवल में ले आते हैं। तो ये लेवलिंग प्रोसेस की होती है। इट इज़ डन बाय वुडन और आयरन लेवलर। हेयर यू कैन ऑल्सो सी द फिगर ऑफ लेवलर। यहाँ पे हमने इसकी फिगर भी आपको दिखाई है जो लेवलिंग के लिए टूल यूज़ होता है। आइए अब हम जानते हैं इसके क्या लाभ हैं, एडवांटेजेस। पहला है बिग पीसेस ऑफ सॉयल दैट आर ऑल्सो नोन एज क्रम्स आर ब्रोकन डाउन। सबसे पहले हमें लेवलिंग से ये हेल्प मिलती है कि जो बड़े बड़े मिट्टी के टुकड़े होते हैं वो लेवलिंग करने के बाद छोटे छोटे टुकड़ों में चेंज हो जाते हैं और उससे लेवलिंग करने में बहुत ही आसानी मिलती है। दूसरा है प्रिवेंशन ऑफ सॉयल इरोजन बाय विंड एंड वाटर। इससे ये भी फ़ायदा मिलता है कि जब लेवलिंग हो जाती है और हमारी फसल, हमारी क्रॉप, जो पौधा हमने लगाया है उसके जो रूट्स हैं वो मिट्टी को बहुत अच्छे से होल्ड कर लेती हैं, पकड़ लेती हैं। तो क्या होता है कि एक स्टेबिलिटी आ जाती है पूरे सरफेस पे। तो उससे क्या होता है कि जो मिट्टी का कटाव विंड या वाटर यानी कि हवा और पानी से जो मिट्टी का कटाव होता है वो रुक जाता है और इससे बहुत ही फसल की अच्छी ग्रोथ होनी शुरू हो जाती है। प्रमोट्स प्रॉपर सोइंग, और लेवलिंग प्रोसेस से हम आसानी से बीजों को बो सकते हैं। एंड यूनिफॉर्म इरिगेशन, और हमारी सिंचाई भी बहुत आसानी से हो सकती है, प्रॉपर सिंचाई हो सकती है। और उससे क्या होता है कि हमारा जो प्रिवेंट्स वाटर लॉगिंग एंड हेल्प्स इन वाटर कंजर्वेशन, मतलब कि जो वाटर लॉगिंग मीन्स जल भराव, तो उससे वो हमको बचाता है। लेवलिंग के प्रोसेस से हमारा जो जल भराव पौधों में होता है उससे वो हमें बचाता है। कैसे बचाता है कि वाटर लॉगिंग से जल भराव हो जाता है और उससे क्या होता है, जो अमाउंट ऑफ सॉल्ट्स होते हैं वो जो है पानी के ऊपर आके भर जाते हैं। और दूसरा चीज़ क्या होती है कि जो एरेशन होता है, जो हवा का आदान प्रदान मिट्टी के अंदर होता है वो भी रुक जाता है, क्योंकि पानी की वजह से वो सारे सॉइल पोर्स बंद हो जाते हैं। तो उससे क्या होता है कि पौधा मर सकता है या पौधे खराब हो जाते हैं। तो लेवलिंग प्रोसेस से क्या होता है, प्रॉपर तरीके से सिंचाई होती है, प्रॉपर तरीके से वाटर की सप्लाई होती है पौधों में, वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं और वाटर लॉगिंग से हमको बचाता है। दूसरा है हेल्प्स इन वाटर कंजर्वेशन, और साथ ही पानी का संरक्षण भी अच्छे तरीके से हो जाता है, पानी बर्बाद नहीं होता। नाउ नेक्स्ट इज एडिंग मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स। अब हमारा तीसरा आता है एडिंग मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स। मैन्योर मीन्स खाद, फर्टिलाइजर मीन्स उर्वरक। तो जब हम सॉइल की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसमें खाद की तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये।
तो द सब्सटेंसेस एडेड टू द सॉइल एज अ न्यूट्रिएंट फॉर गुड ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, वो पदार्थ जो हम अपने फसल को के अच्छी ग्रोथ के लिए पोषक तत्व के रूप में डालते हैं अपने सॉइल में, उसे हम मैन्योर और फर्टिलाइजर्स कहते हैं। इट इज़ डन बिफोर टिलिंग फॉर प्रॉपर मिक्सचर इन द सॉइल, और इसको हम टिलिंग यानी कि प्लोइंग से पहले करते हैं। जब हम मिट्टी का प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, उसी वक्त हम जुताई से पहले जो है हम ये जो मैन्योर है, फर्टिलाइज़र है, मतलब मीन्स आपका खाद है और उर्वरक है, उसे मिट्टी में अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं, और उसके बाद हम जुताई और बाद में आपका लेवलिंग का काम होता है। आइए अब हम जानते हैं कि व्हाट इज़ मैन्योर। इसको थोड़ा हम ब्रीफ तरीके से जानेंगे कि मैन्योर क्या है। इट इज़ द ऑर्गेनिक सब्सटेंस फॉर्म्ड बाय डिकम्पोजिशन ऑफ एनिमल एंड प्लांट वेस्ट। ये एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, मीन्स बायोलॉजिकल नेचुरल सब्सटेंस है, नेचुरल पदार्थ है, जो कि एनिमल और प्लांट का जो वेस्ट है उससे बनता है। और कैसे बनता है? उनके सड़न से। जो एनिमल और प्लांट के डेड मैटर होते हैं वो सड़ते हैं, डिकम्पोज होते हैं, और ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस यानी कि मैन्योर तैयार होता है। ये दो तरीके का है। इट इज़ ऑफ टू टाइप्स, दैट इज़ कंपोस्ट एंड फार्म यार्ड मैन्योर। सो लेट डिस्कस अबाउट कंपोस्ट। कंपोस्ट इज़ अ डेड मैटर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ओके, कंपोस्ट क्या होता है? ये प्लांट और एनिमल का डेड मैटर है, मरा हुआ पार्ट होता है, जो कि कंपोस्ट पिट में डाल दिया जाता है, और वहाँ पे वो माइक्रोब्स की हेल्प से डिकम्पोज होता है, उसमें सड़न होती है, डिकम्पोजिशन प्रोसेस होती है। तो उससे क्या होता है कि हमारा कंपोस्ट बन के तैयार होता है। दूसरा हमारा टाइप है फार्म यार्ड मैन्योर। ये बहुत ही कॉमन है हमारे इंडिया में, हमारे भारत में ज़्यादातर इसी का उपयोग किया जाता है। ज़्यादातर हमारे गांव में हमारे किसान भाई लोग इसी का उपयोग करते हैं। तो ये बहुत ही कॉमन है इंडिया में, और इसको बनाना भी बहुत आसान है, और इसमें जो लागत आती है, समय भी, वो भी बहुत कम लगता है। इसमें हम फार्म यार्ड मैन्योर को कैसे बनाते हैं? कैटल डंक प्लस यूरिन प्लस क्रॉप वेस्ट, यानी कि गोबर और यूरिन और प्लांट के वेस्ट को हम लेते हैं, फसल की वेस्ट को हम लेते हैं, और उन सब को मिक्स करके हम उसको एक शेप दे देते हैं, एक आकार देते हैं, गोल सा आकार दे देते हैं, और उसको सन में या सूरज के सामने सुखाते हैं। तो इससे फार्म यार्ड मैन्योर हमारी तैयार हो जाती है। आप इसको कह सकते हैं कि ये बहुत ही आसान और सरल तरीका भी है। अब हम पढ़ेंगे एडवांटेजेस ऑफ मैन्योर। ओके, सो मैन्योर के क्या लाभ हैं, क्या फ़ायदे हैं हमको मिलते हैं? तो पहला है, इट इंक्रीजेज वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। ये पानी की होल्डिंग कैपेसिटी जो होती है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, उसको बढ़ाता है। मेक्स सॉयल पोरस, और ये सॉयल को पोरस बनाता है, जिससे कि जो गैसेस के एक्सचेंज हैं पोर्स के बीच में, वो आसानी से हो जाते हैं, और पौधों की क्रॉप्स की ग्रोथ में इसको सहायता मिलती है। इट इंक्रीजेज नंबर ऑफ माइक्रोब्स, और साथ ही क्योंकि ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, ये नेचुरल बना हुआ है, तो इसमें जो नंबर ऑफ माइक्रोब्स हैं वो भी बहुत आसानी से बढ़ते जाते हैं। और हम तो जानते ही हैं कि दे आर नेचुरल डिकम्पोजर्स, माइक्रोब्स आर नेचुरल डिकम्पोजर्स, और वो ऐड ह्यूमस इन द सॉयल। तो वो क्या करते हैं? खाद को और बढ़ाते हैं सॉइल के अंदर, और इससे हमारी क्रॉप की ग्रोथ में सहायता मिलती है। एंड इम्प्रूव सॉइल टेक्सचर, और वो हमारे सॉइल की संरचना, मिट्टी की संरचना को भी सही करते हैं। जिस प्रकार की मिट्टी जहाँ चाहिए, जिस मौसम में चाहिए, वो मैन्योर के उपयोग से वो भी बढ़ती है, ठीक हो जाती है। नाउ कम टू द नेक्स्ट। हमने मैन्योर को समझा, अब हम आते हैं फर्टिलाइजर्स पे, क्योंकि ये दोनों वो पदार्थ हैं जो कि पोषक तत्व हैं एक तरीके से, और हमारे जो है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल के प्रोसेस में काम आते हैं। तो है फर्टिलाइजर्स को हम समझेंगे। इट इज़ द इनऑर्गेनिक केमिकल प्रोड्यूस्ड बाय द फैक्ट्रीज। ये इनऑर्गेनिक केमिकल्स हैं जो कि फैक्ट्रीज के द्वारा बनाए जाते हैं। ये बायोलॉजिकल नहीं है, ये इनऑर्गेनिक है, जिनको हम लोग बनाते हैं, फैक्ट्रीज में ये बनाए जाते हैं। इनके एडवांटेज ये हैं कि ये जो है बहुत ही कम समय में बहुत ही अच्छा ग्रोथ देते हैं क्रॉप्स को, बहुत ही जल्दी अच्छी क्रॉप्स की हाइट भी बढ़ती है, और वो बहुत कम समय में बढ़ते जाते हैं। जबकि इसका डिसएडवांटेज हम पढ़ेंगे, लेकिन इससे हानियाँ ज़्यादा हैं, लाभ कम है, हानि ज़्यादा है, वो हम पढ़ेंगे।
Disadvantage is it should be applied in small quantities, otherwise excessive use is not good and leads to water pollution. इसको बहुत ही कम मात्रा में, जो मात्रा जिस पौधे के लिए फिक्स की गई है, किसानों को उसी तरीके से वो मात्रा उनमें कम क्वांटिटी में, कम मात्रा में डालनी चाहिए अपने फसलों में, क्योंकि इसका जो बहुत ज़्यादा जो यूज़ होता है, एक्सेसिव यूज़, इसका बहुत ज़्यादा अगर मात्रा हम अपने पौधों में डालेंगे तो उससे क्या होगा, हमारे पौधे ख़राब भी हो सकते हैं और दूसरा वाटर पॉल्यूशन हो सकता है, क्योंकि जब हम इरिगेशन के टाइम, सिंचाई के टाइम जो पानी डालेंगे तो उससे वाटर पॉल्यूशन, पानी का प्रदूषण भी पैदा हो सकता है, जो कि हमारे पौधों के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। और साथ में हमारे जो जानवर हैं, जो वैसे पानी को पी सकते हैं, या वो पानी जब कहीं बह के जाएगा नाले में, तालाब में, अगर ऐसे पानी को पिया जाए जानवरों के द्वारा तो भी हमारे जानवरों के लिए भी वो बहुत ही हार्मफुल है, खतरनाक है। एग्जाम्पल हम लेते हैं फर्टिलाइज़र्स का। यूरिया है, पोटैश, एनपीके मीन्स, एनपीके की फुल फॉर्म है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, कैन यानी कि कैल्शियम एंड नाइट्रोजन। ये जो हमारे एनपीके और कैन की फुल फॉर्म है, इस पर ज़रा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये दोनों फुल फॉर्म बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं बच्चों के कॉम्पिटिशन्स में भी, और अभी आपके आने वाले क्लासेस में भी इस पर बहुत ध्यान दिया जाता है, इसको पूछा जाता है। तो एनपीके एक फर्टिलाइज़र है जिसका फुल फॉर्म है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम एंड कैन। इसका फुल फॉर्म है कैल्शियम एंड नाइट्रोजन, और ये दोनों फर्टिलाइज़र हैं। हम यहाँ देखिए, हमने यहाँ पे आपको फिगर दिखाई है मैन्योर की, फर्टिलाइज़र की। मैन्योर खाद, फर्टिलाइज़र को हम उर्वरक कहते हैं। यहाँ पे हमने इसके पिक्चर के माध्यम से आपको दिखाना चाहते हैं कि ये किस तरीके से दिखते हैं, और इससे आपको ज़्यादा समझने में आसानी रहेगी, क्योंकि मैन्योर धीरे धीरे प्लांट की ग्रोथ करता है, लेकिन आपके पौधे में शुद्धता रहती है। और फर्टिलाइज़र जो है वो बहुत ही अच्छा ग्रोथ करता है कम टाइम में, लेकिन इसका ज़्यादा यूज़, फर्टिलाइज़र का ज़्यादा यूज़ हमारे पौधों के लिए बहुत ही नुकसानदायक है। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच। और अब हम अपने अगले वीडियो में मैं सिलेक्शन एंड सोइंग ऑफ सीड्स के टॉपिक आपके लिए लाऊंगी, और उसको हम डिस्कस करेंगे। तो प्लीज़ स्टूडेंट्स, प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। और सब्सक्राइब के बगल में जो बेल आइकन है, प्लीज़ उसको क्लिक करिएगा। और मेरा ईमेल आईडी है, इफ़ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग दिस वीडियो, एनी टॉपिक, प्लीज़ you can ask me in my email id, that is richa.e.kaksha@gmail.com. So thank you so much.